आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति। हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है वो कब से हुई है, कहाँ से हुई है, ये हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। बीपीएससी के किसी भी एग्जाम्स में जिसमें भी लैंग्वेज से क्वेश्चंस पूछी जाती है हिंदी के भाषा से, तो इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है, एक दो क्वेश्चन। ये हमेशा देखा गया है, तैयारी में भी देखा गया है, हर लेवल के हिंदी के पेपर में। और अभी फ़िलहाल में जो होने वाली है AEDO की परीक्षा, उसमें भी आपको इस चैप्टर से, हिंदी भाषा की उत्पत्ति से, आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने के लिए 100% मिलेगा। तो भारत एक प्राचीन देश है, हम लोग सभी को ये मालूम है। यहाँ के लोग भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और लिखते आए हैं। संस्कृत इस देश की सबसे पुरानी भाषा है। क्या है? संस्कृत इस देश की सबसे पुरानी भाषा है, जिसका व्यवहार हमारे पुराने ऋषि मुनियों, विद्वानों और कवियों ने समय समय किया है। इसका प्राचीनतम रूप किसका? संस्कृत का। संसार की सर्वप्रथम कृति ऋग्वेद। हम लोग जानते हैं कि 4 वेद होते हैं। सबसे पुराना ऋग्वेद है, फिर सामवेद है, अथर्ववेद है, ठीक है, तो 4 वेद है। तो संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा के नाम से भी जानते हैं। संस्कृत का दूसरा नाम क्या हुआ? आर्य भाषा और देव भाषा। तो ये लगभग कितना पुराना है? ये कम से कम एक अनुमान के तौर पे ये कम से कम 3500 वर्ष पुरानी है, 3500 ईयर्स ओल्ड। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है, जिसकी उत्पत्ति की कथा अभी हम लोग जानेंगे। तो भारतीय संस्कृत का इतिहास 3500 वर्षों का है। इस काल को 3 काल में बांटा गया। कितने काल में बांटा गया है? 3 काल में। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन और आधुनिक। हम लोग ये सब अभी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। खैर चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं हिंदी का भाषाई परिवार। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की सदस्य है। इंग्लिश में जिसको कि इंडो यूरोपियन कहते हैं, क्योंकि उधर से ही आर्य लोग आए थे, तो इसलिए हिंदी को एक भारोपीय भाषा कहा जाता है। आपको जब भी ऑप्शन में दिखेगा कि हिंदी एक कैसी भाषा है, अरबी है, ईरानी है, भारोपीय है या कैसी है, जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आपको मारना है टिक किस में? भारोपीय में। इस चीज़ को याद कर लीजिए। कहीं भी अगर आपको किसी भी एग्जाम में ऑप्शन में आपको भारोपीय दिखता है हिंदी के बारे में, तो आंसर यही होगा। यह भारत ईरानी शाखा की भारतीय आर्य उपशाखा से विकसित हुआ है। तो ये हिंदू जो है भारत और ईरान का मिला जुला हुआ भाषा से बना है। इसकी लिपि देवनागरी है, जो संस्कृत की है, और इसका विकास प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि है, बट इसका भी विकास किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। अब जबकि हम लोग अभी जो स्टार्टिंग में पढ़े कि संस्कृत ही हिंदी की जननी है, ठीक है, तो संस्कृत को सभी भारतीय आर्य भाषाओं की जननी माना जाता है। तो इसका जो है 2 रूप है। एक वैदिक संस्कृत है, जिसमें कि वेदों और उपनिषदों की भाषा है। ये कितनी पुरानी है? लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व। तो वैदिक संस्कृत जो 1500 से 800 ईस्वी पूर्व की है, और लौकिक संस्कृत जिसमें कि रामायण और महाभारत की भाषा है। मतलब जिस संस्कृत में रामायण और महाभारत
लिखा गया है। ये 800 से 500 ईस्वी पूर्व की पुरानी भाषा है। ठीक है, दो तरह की संस्कृत, वैदिक और लौकिक। वैदिक जिसमें कि वेद और उपनिषद लिखा गया है, लौकिक जिसमें कि रामायण और महाभारत लिखा गया है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग एक ऐतिहासिक क्रम देखते हैं कि कैसे कैसे कब कौन सा भाषा आया और हिंदी बना। तो देखिए, संस्कृत भाषा जो है वो कितनी पुरानी है, वो 1500 से 500 ईस्वी वर्ष पुरानी है। पाली संस्कृत के बाद आई। ठीक है, संस्कृत से ही पाली भाषा बनी है और ये 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व पुरानी है। पाली के बाद आई प्राकृत। प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी पुरानी है। ठीक है, उसके बाद आया अपभ्रंश। ये अपभ्रंश से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, 500 से 1000। और अपभ्रंश से ही बनी हम लोग की हिंदी, जो 1000 ईस्वी से अब तक अभी भी हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्रम आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली जिसमें कि गौतम बुद्ध ने संदेश दिया है। पाली के बाद प्राकृत जिसमें कि जैन धर्म का सब कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद आया अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ भाषा जिसका कोई व्याकरण कुछ नहीं। ठीक है, और उसके बाद नंबर आता है अपना हिंदी। तो मेनली हिंदी जो है ये अपभ्रंश से ही बना है, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो देखिए मध्यकालीन पड़ाव आ गया पाली। यह भारत की प्रथम देश भाषा थी। ये क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन है, और आपको पाली भी दिया रहेगा, संस्कृत भी दिया हुआ रहेगा, प्राकृत भी दिया हुआ रहेगा और अपभ्रंश भी दिया हुआ रहेगा, हिंदी भी दिया हुआ रहेगा। तो आपको क्या लिखना है, पाली में आपको टिक मारना है। भारत की प्रथम देश भाषा पाली, और भगवान बुद्ध ने इसी पाली भाषा में ही उपदेश दिया है। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है प्राकृत का। यह जन साधारण की भाषा थी और जैन तीर्थंकरों मतलब महावीर जी ने भी इसी भाषा में उपदेश दिया था। किसमें, प्राकृत भाषा में। जैन तीर्थंकर से याद रखिएगा। और अपभ्रंश, अपभ्रंश का अर्थ हुआ बिगड़ा हुआ। प्राकृत के बाद जो भाषा के रूप बदले वे अपभ्रंश कहलाए। क्या कहलाए, अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, बिगड़ा हुआ। खरी बोली का उद्भव, मतलब हम लोग अब देखेंगे अपभ्रंश के भेद। अपभ्रंश से ही हिंदी बना है, तो अपभ्रंश से ही और भी कई सारे भाषा ने जन्म लिया है। तो हम लोग अपभ्रंश का टाइप्स देखेंगे, भेद। तो सबसे पहले होता है हम लोग का सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा है, सौरसेनी अपभ्रंश। हिंदी की अधिकांश बोलियां जैसे खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी का विकास जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और आधुनिक हिंदी का मानक रूप जिसकी खड़ी बोली जिसको कहते हैं, जिसका केंद्र दिल्ली और मेरठ के आसपास का क्षेत्र रहा है, ये भी जो है सौरसेनी अपभ्रंश से ही पूछा गया बना है। ठीक है, तो बीपीएससी के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि आधुनिक हिंदी जो है या फिर हिंदी भाषा जो है वो या फिर खड़ी बोली पूछ लेगा या ब्रज भाषा बोल देगा का किस अपभ्रंश से निर्माण हुआ है या बना है। तो आपको सौरसेनी अपभ्रंश जो है वो याद रखना है। अब है आधुनिक हिंदी के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। इन्होंने खड़ी बोली को गद्य की मुख्य भाषा बनाया। गद्य और पद होता है, ये आप लोग को पता ही होगा। तो गद्य का जो भाषा, मुख्य भाषा हिंदी को बनाने का काम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही किया था। तो इसलिए इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध कथन है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। उनके प्रयासों से हिंदी ने अपना वर्तमान परिष्कृत और व्याकरणिक रूप प्राप्त किया है। हम लोग आज
हिंदी का जो व्याकरण देखते हैं और जो आज हिंदी का जो रूप देख रहे हैं शुद्ध हिंदी का, वो इनके प्रयास से ही हो पाया था। ठीक है। बिहारी हिंदी एवं उपभाषा है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बहुत सारा टाइप का हिंदी होता है, तो वो किस अपभ्रंश से निकला है ये हम लोग अभी यहाँ पे ये टेबल में देख के समझ जाते हैं। और ये याद रखना है, इससे एक क्वेश्चन AEDO में आना है तो आना है, पक्का आएगा, क्योंकि अभी तक BPSC इससे क्वेश्चन पूछते रही है। उसी के आधार पर मैं ये कह रहा हूँ। 100% तो गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन 90% चांस है कि इससे एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। पश्चिमी हिंदी, ठीक है, ये एक उपभाषा है। पश्चिमी हिंदी मतलब जो पंजाब हरियाणा की तरफ जो बोला जाता है, खड़ी बोली जिसको कहते हैं, या ब्रज भाषा कह लीजिए, बुंदेलखंड की तरफ जो बुंदेली हिंदी कहते हैं, कन्नौजी कहते हैं, कन्नौज में जो भाषा बोली जाती है बोलियाँ, तो ये सब का उद्भव जो है ये सब बना है सौर सेनी अपभ्रंश से। किससे बना है? सौर सेनी अपभ्रंश से। तो ये एकदम याद रखने का चीज़ है कि पश्चिमी हिंदी मतलब खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, ये सब सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है या बनी है। अब आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आ गया अवधी हिंदी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ये सब किस अपभ्रंश से बना है? अर्धमगधी। किससे? अर्धमागधी से। और बिहारी हिंदी, हम लोग जो बिहार में जो हिंदी बोलते हैं हम करके, बिहारी हिंदी, ये बना है मागधी अपभ्रंश से। किससे? मागधी अपभ्रंश। जैसे मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये सब बोलियां हैं, भाषा है बिहारी हिंदी भाषा, और इसी से रिलेटेड ये बोली भी बनी है, मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो ये सब किससे बना है? किस अपभ्रंश से? मागधी अपभ्रंश। और राजस्थानी हिंदी जो है ये भी सौर से नहीं, देखिए पश्चिमी हिंदी तो राजस्थान भी तो पश्चिम में ही है, तो इसलिए राजस्थानी हिंदी भी सौरसेनी अपभ्रंश से ही बनी है। और इसके अंदर प्रमुख बोलियां क्या क्या है? बोली मतलब जैसा कोई व्याकरण रूप नहीं है, बस बोला जाता है बोलचाल में। मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ये सब जो है आपका सौरसेनी के अंदर आ जाता है। तो आपको इसमें याद रखने वाली चीज़ें क्या है? सबसे प्रमुख जो है वो सौरसेनी है। आपको याद रखना कि पश्चिमी हिंदी या आधुनिक हिंदी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रजभाषा, ये सब कुछ भी आपको क्वेश्चन में अगर दिखता है तो उसका अपभ्रंश जो है वो सौरसेनी होगा। लेकिन अगर पूछ दे कि बिहारी हिंदी या पूर्वी हिंदी, ठीक है, तो बिहारी हिंदी अगर पूछे तो हो जाएगा मागधी। और पूर्वी हिंदी तो हम लोग बिहार भी पूर्वी हिंदी में ही आते हैं। अगर मागधी नहीं दिया हुआ है और अर्धमागधी दिया हुआ है तो अर्धमागधी ही आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अवधी भाषा किस अपभ्रंश से बनी है, तो आपको अर्धमागधी में ही मारना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टेबल था, इससे क्वेश्चन मुझे तो पक्का लग रहा है कि रहेगा ही रहेगा। अब देख लेते हैं कि संवैधानिक स्थिति क्या है हमारी हिंदी की। तो 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो है भारत की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारत की राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। आप लोग इसे नेशनल लैंग्वेज समझने की गलती नहीं कीजिएगा। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि राष्ट्रभाषा इनमें से कौन है और आपने अगर हिंदी में फट से टिक मार दिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज अगर आपने इंग्लिश में मार दिया तो वहाँ भी फंस जाइएगा। तो हिंदी को 14 सितंबर को 1949 को जो है भारत की राजभाषा के रूप में वरीयता मिली है। अब अनुच्छेद 343(1) के तहत, अनुच्छेद 343(1) के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और इसलिए 14 सितंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इतना सारा नोट्स आपको जो है हमेशा याद रहना चाहिए। बस इतना से ही आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने तैयार किया है MCQ का, आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? हिंदी की आदि जननी मतलब हिंदी किस भाषा से निकली है?
तो पाली, अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आदि जननी, भले अपभ्रंश से बना है ये, लेकिन अपभ्रंश भी कहाँ से आया है, तो संस्कृत के बाद ही आया है, संस्कृत से ही आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। सेकंड है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बहुरूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुरूपीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुरूपीय। ये देखिए आ गया ना, भाषा परिवार पूछ रहा है तो बहुरूपीय परिवार से है। आपको इसी तरह से ऑप्शन मिलेगा, बहुरूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी। इधर यूपी के एग्जाम में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्टी, ब्राह्मी, अरबी, रोमन। तो ये ब्राह्मी लिपि से, ये भी हम लोग अभी स्टार्टिंग में देख लिए थे। तो देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। चौथा क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी का आधार क्या माना जाता है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? तो आधुनिक हिंदी मतलब यहाँ पे खड़ी बोली लग रहा है। खड़ी बोली हम लोग पढ़े थे कि पश्चिमी हिंदी मतलब कि आधुनिक हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से बना है, और इसके अंदर कौन सी बोली आती है? खड़ी बोली आती है, बुंदेली भी आती है, कन्नौजी भी आती है। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ खड़ी बोली दिख रहा है, तो इसका हो जाएगा खड़ी बोली। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सबको पता रहता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। छठा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी राजभाषा घोषित है? ये तो अभी देखे 343 है। तो क्या है? 343। सेवंथ, मगही, मैथिली और भोजपुरी किस उपभाषा की बोलियां हैं? तो मगही, मैथिली, भोजपुरी उपभाषा पूछा जा रहा है यहाँ पे, किस भाषा से बनी है ये नहीं, पूर्वी है या बिहारी है या पश्चिमी है। तो मगही, मैथिली, भोजपुरी ये सब तो बिहारी हिंदी का हम लोग देखे थे कि टाइप्स है, तो ये हो जाएगा बिहारी हिंदी। आठवां, आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? प्रेमचंद, निराला या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो अभी हम लोग देखे थे, इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? अमीर खुसरो ने हिंदी को क्या बोला था? उन्होंने जो लिखा उसमें हिंदी को क्या लिखा है? हिंदी लिखा है या कुछ और लिखा है? तो हिंदवी लिखा है। उन्होंने हिंदी को क्या कहा है? हिंदवी। हिंदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। यही जो दिया हुआ है यही हो गया आपका सही क्रम। तो हो गया। अब इतने से ही देखिएगा, आपको एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बिल्कुल आएगा, आप देखिएगा। अगर आया इस चैप्टर से तो इसी में से आएगा। अब कल हम लोग संधि को समझ लेंगे। इसी तरह हम लोग बेसिक जो चीज़ें हैं, संधि से क्वेश्चन से रहता है, प्रत्यय से रहता है, ये प्रत्यय भी देख लेंगे हम लोग, और क्रिया से रहता है, कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया भी रहता है, विशेषण विशेष से भी देख लेंगे, कुछ मुहावरा देख लेंगे, कुछ लोकोक्तियाँ देख लेंगे, कुछ अनेक शब्द के एक शब्द देख लेंगे। तो अभी 4-5 दिन में हम लोग ये सारा चीज़ देख लेंगे, इन सभी से क्वेश्चन, जिससे मतलब हमेशा रहता ही रहता है। बाकी तो और भी सारी चीज़ें आती है, लेकिन इतना देख लेने से क्या हो जाएगा कि वो जो क्वालिफिकेशन के लिए जो चाहिए 30% वो हम लोग को आराम से आ जाएगा। चलिए, थैंक यू।